हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल बायो बाय कीर्ति। मेरा नाम कीर्ति सिंह है। मैं एक बायोलॉजी एजुकेटर हूं और अपने वीडियोस के थ्रू बायो के छोटे छोटे कॉन्सेप्ट्स को क्लियर करने की कोशिश कर रही हूं। उम्मीद है आपको वीडियोस पसंद आ रही होंगी। तो चलिए चलते हैं आज के टॉपिक की ओर, विच इज अबाउट जेनेटिक डिसऑर्डर्स। बेटा, जेनेटिक डिसऑर्डर्स ऐसे डिसऑर्डर्स को या ऐसी अबनॉर्मेलिटीज को बोलते हैं जो जीन में डिफेक्ट आने की वजह से अपीयर होते हैं। ठीक है। So, disorders caused due to defect in one or more genes। ठीक है, इनको हम क्या बोलते हैं? जेनेटिक डिसऑर्डर बोलते हैं। ठीक है, ये बाय बर्थ प्रेजेंट होते हैं। तो कॉन्जेनिटल डिसऑर्डर्स की कैटेगरी में भी ये आते हैं। बाय बर्थ, बेटा बाय बर्थ, क्योंकि हमारा जेनेटिक मेकअप बाय बर्थ होता है, तो बाय बर्थ ये जो डिसऑर्डर्स होते हैं वो प्रेजेंट होते हैं। मे बी इनके सिम्टम्स तुरंत भी अपीयर हो सकते हैं। ठीक है, और लेटर ऑन भी लाइफ में अपीयर हो सकते हैं। मतलब सिम्टम्स आने में टाइम लग सकता है, लेकिन डिसऑर्डर्स जो होते हैं वो बाय बर्थ ही प्रेजेंट होते हैं, इसलिए इनको कॉन्जेनिटल डिसऑर्डर की कैटेगरी में भी रखा जाता है। हेंस ठीक है, symptoms may be present by birth or may appear later on in life। ठीक है, तो ऐसा होता है। अब बेटा देख, इनके रीजंस कॉजेस जानने की कोशिश करते हैं। जीन में डिफेक्ट होने की वजह से तो ये होते हैं, अपीयर होते हैं, लेकिन जीन में डिफेक्ट क्यों आता है उसको देखते हैं। ठीक है, तो रीजन इसके हैं बहुत सारे। अगर कॉजेस की बात करें तो मोटा मोटा 3 कैटेगरी है कि ये क्यों होते हैं। पहला तो म्यूटेशन। ठीक है, म्यूटेशन का हो जाना। मियोसिस के टाइम में कोई एरर आ गया, कोई गड़बड़ी हो गई, जिसकी वजह से क्या हुआ। बेटा अगर आपने मियोसिस पढ़ी है तो आपको पता है कि मियोसिस में जो पेयर्ड क्रोमोसोम्स होते हैं, ठीक है, जो पेयर्ड क्रोमोसोम्स होते हैं वो एक दूसरे से सेपरेट होते हैं और अलग अलग होके गैमीट में सेपरेटली जाते हैं। ठीक, ये मियोसिस में होता है, तो इसलिए मियोसिस को रिडक्शनल डिवीजन कहते हैं। अगर मियोसिस में कोई गड़बड़ी आ गई तो हमें तो ये भी हो सकता है कि जो क्रोमोसोमल पेयर है ये एक दूसरे से सेपरेट हो ही ना, एक गैमेट में पूरा का पूरा एज इट इज चला जाए और एक में जाए ही ना। ठीक है, ऐसा हो सकता है। तो उसमें क्या होगा, क्रोमोसोमल नंबर ऑल्टर हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। और जब क्रोमोसोमल नंबर ऑल्टर होता है तो भी जेनेटिक डिसऑर्डर्स होते हैं। ठीक है,
तीसरा है ट्रांसलोकेशन। ठीक है, अब बेटा म्यूटेशन आपको पता है तो अच्छी बात है, नहीं पता है तो मैं पढ़ाऊंगी आगे। म्यूटेशन मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस में हम लोग पढ़ेंगे बहुत अच्छे से। म्यूटेशन कई टाइप का होता है, ठीक, और म्यूटेशन की वजह से जीन में डिफेक्ट्स आते हैं, ठीक, तो उनके कैटेगरीज को हम पढ़ेंगे लेटर ऑन। अभी कुछ बेसिक बातें म्यूटेशन के बारे में जानते हैं, ठीक है। तो अगर म्यूटेशन की बात करें, म्यूटेशन का मतलब क्या होता है? म्यूटेशन का मतलब होता है आपकी जीन में कोई चेंज आ जाना। अगर आपकी जीन में कोई चेंज आ जाएगा, दैट मीन्स जीन से जो कैरेक्टर बाहर आ रहा था, कैरेक्टर मैनिफेस्ट हो रहा था, उस कैरेक्टर में भी चेंज आ जाएगा, ठीक। तो इसी बदले हुए जीन में ये जो प्रोसेस हुआ चेंज का, मतलब जो जीन में बदलाव आया, इसी प्रक्रिया को हम क्या कहते हैं? म्यूटेशन कहते हैं। अब ये बदलाव कई तरीके से आ सकता है, ठीक है। तो ये होता है बेटा आपका डीएनए, ठीक है। डीएनए की कॉइलिंग और सुपर कॉइलिंग होती है। प्रोटीन की मदद से, ठीक है। डीएनए की कॉइलिंग और सुपर कॉइलिंग होती है प्रोटीन की मदद से। तो क्या बनता है बेटा? क्या बनता है? क्रोमोसोम बनता है। आपको पता है कि डीएनए पे जीन्स छपी होती हैं, ठीक, और जब ये कॉइल होकर के क्रोमोसोम का शेप लेता है तो वो जीन्स जो होती हैं क्या होती हैं? अपीयर होने लगती हैं क्रोमोसोम पे, कुछ इस तरह से, ठीक है। ये क्या है? जीन्स है, ठीक। अब अगर डीएनए में कोई चेंज आया, ठीक, तो डीएनए में अगर कोई बदलाव आया, कुछ चेंजेस हुए, तो वो बदलाव जीन में भी दिखेगा, मतलब क्रोमोसोम में भी आएगा, ठीक। ठीक, अगर इसमें कोई चेंज आया, कोई ऑल्टरेशन हुआ, तो वो जीन के वो क्या होगा? वो बदलाव जीन में तो आएगा, जीन में बदलाव आने का मतलब क्रोमोसोम में भी चेंजेस आएंगे, और इसकी वजह से जीनोटाइप विल चेंज, और उसकी वजह से फिर, सो सॉरी फॉर द नॉइज, phenotype will also change, ठीक है। अब हो सकता है कि ये जो phenotype में आने वाला बदलाव हो, इससे कोई तकलीफ ना हो इंसान को, डिपेंड करता है जीन किस चीज की है, जिसमें गड़बड़ी हुई है या चेंजेस आए हैं, वो डिपेंड करता है किस कैरेक्टर की जीन है, ठीक है। अगर बहुत ज्यादा कोई एसेंशियल कैरेक्टर नहीं है, ठीक, या बहुत ज्यादा मतलब बदलाव ऐसा नहीं है जो बहुत ज्यादा उस कैरेक्टर को अफेक्ट करे, तब तो कोई दिक्कत नहीं है। हो सकता है बहुत ज्यादा सीवियरली बहुत इंपॉर्टेंट जीन हो और बहुत सीवियरली उसमें चेंजेस आ जाए, तो जिसकी वजह से उसका फिनोटाइप तो एकदम ही गड़बड़ हो जाएगा, ठीक। और इसी बदले हुए फिनोटाइप को, जिससे कि इंसान को नुकसान पहुंचे या उस ऑर्गेनिज्म को नुकसान पहुंचे, इसी बदले हुए फिनोटाइप को हम क्या बोलते हैं? जेनेटिक डिसऑर्डर बोलते हैं, ठीक है। क्या बोलते हैं? जेनेटिक डिसऑर्डर, ठीक। क्यों? क्योंकि ये क्या हो रहा है? जीन में एबनॉर्मेलिटी, ठीक, या इसको ऐसे लिखते हैं एबनॉर्मल चेंजेस इन जीन, ठीक, जिसकी वजह से जीनोटाइप में भी एबनॉर्मल चेंजेस हुए और फिनोटाइप में भी एबनॉर्मल चेंजेस हुए, और यही बदला हुआ, जो एबनॉर्मली बदला हुआ फिनोटाइप है, इसी को हम क्या कहेंगे? जेनेटिक डिसऑर्डर बोलेंगे। अब ये जो म्यूटेशन है कई तरीके से होता है, वो हम यहाँ नहीं डिस्कस करेंगे कि मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस हम लोग डिस्कस करेंगे,
ठीक, अलग अलग तरीके से म्यूटेशंस होते हैं और हर अलग मतलब जो अलग अलग तरीके के जितने भी म्यूटेशंस हैं सबका इफेक्ट भी अलग अलग तरीके से आता है डिसऑर्डर के फॉर्म में। ठीक, बेसिक नॉलेज आपका ये रहा कि म्यूटेशन क्या होता है, उस कैसे अचीव होता है। इसकी वजह से जीन में बदलाव है, फिनोटाइप में बदलाव है, और इसी की वजह से वही उसी बदलाव को हम क्या नाम दे रहे हैं, जेनेटिक डिसऑर्डर का नाम दे रहे हैं, क्योंकि वो बदलाव कैसा है, एबनॉर्मल बदलाव है। ठीक है, एरर ड्यूरिंग मियोसिस में मैंने आपको बता दिया। जैसे थोड़ा बहुत देखते हैं इसको। सपोज करो ये ऑर्गेनिज्म का एक सेल है जिसपे दो नॉन होमोलोगस क्रोमोसोम के साथ हम आपको इसको दिखा रहे हैं कि कैसे गड़बड़ हो सकती है इसमें। ये एक होमोलोगस पेयर ये रहा। ठीक, मतलब अब डिपेंडिंग ऑन द ऑर्गेनिज्म होमोलोगस पेयर का नंबर जो होता है वो अलग अलग होता है। जैसे ह्यूमंस में 23 होमोलोगस पेयर्स होते हैं, 46 क्रोमोसोम होते हैं टोटल। तो ऐसे बहुत सारे अलग अलग ऑर्गेनिज्म में अलग अलग नंबर होता है। हम यहाँ दो अलग अलग होमोलोगस पेयर दिखा करके बात करेंगे। ठीक, ये एक है, ये दूसरा है। अब बेटा जब मियोसिस होगी तो दो गैमीट्स बनेंगे। ठीक, आपको पता है कि जब गैमीट्स बनेंगे तो ये वाले इस होमोलोगस पेयर के मेंबर्स एक दूसरे से अलग होंगे, इसके अलग होंगे। ठीक, तो ये कैसा दिखेगा, ये कुछ ऐसा सा दिखेगा। ठीक, ये नॉर्मली होना चाहिए ऐसे। ठीक है, ये क्रोमोसोम सेपरेट होकर के ये दोनों क्या है, गैमीट्स हैं। ये दोनों क्या है बेटा, गैमीट्स हैं। ये दोनों क्रोमोसोम सेपरेट होकर गैमीट्स में जा रहे हैं, दीज आर गैमीट्स। ठीक, तो ये तो नॉर्मल होता है। ठीक, मियोसिस में ऐसा। अगर कुछ गड़बड़ हो गई, एरर आ गया मियोसिस में, मे भी ऐसा हो जाए। मे भी ऐसा हो जाए। देखो दिख रहा है कुछ, गैमीट में ये पूरा का पूरा पेयर ही चला गया और इस गैमीट में गया ही नहीं, वहां खाली हो गया। हुआ ना, गड़बड़ी होगी। ठीक, और अभी तो ये गैमीट है। ठीक, जब स्पर्म आके इसको फर्टिलाइज करेगा तो यहाँ पर 3 दिखाई देगा, जो 2 की जगह। तो क्रोमोसोम नंबर ऑल्टर हुआ। ठीक, अब क्रोमोसोम नंबर अगर ऑल्टर हुआ है तो बीमारी तो होगी। ठीक, तो दिस इज अबाउट द एरर अकरिंग ड्यूरिंग मियोसिस। इसकी वजह से भी वो डिसऑर्डर्स होते हैं जो कि हम डिस्कस करेंगे। ठीक, तो ये क्या होंगे, इनको हम क्या बोलेंगे, एबनॉर्मल गैमीट्स हो गए, ये एबनॉर्मल हो गए। और अब इनका जब फर्टिलाइजेशन होगा तभी और बढ़िया से फिर बीमारियां होंगी। ठीक है, तो ये था एरर इन मेटाबॉलिज्म। और ट्रांसलोकेशन, बेटा ट्रांसलोकेशन क्या होता है, कुछ नहीं होता है। देखो ये एक होमोलोगस पेयर है, ये दूसरा होमोलोगस पेयर है। ठीक, अब ये क्या हो रहा है, इसका पोर्शन कट के जाकर के यहाँ जुड़ जाए। ठीक है, ठीक, एक क्रोमोसोम का एक पोर्शन कट होकर के ट्रांसलोकेट होकर के जा करके किसी दूसरे क्रोमोसोम के ऊपर जुड़ जाए। ठीक, विच इज अ नॉन होमोलोगस क्रोमोसोम। ठीक, तो इसी प्रक्रिया को क्या बोलते हैं, ट्रांसलोकेशन बोलते हैं। इसमें भी गड़बड़ी हो जाती है, मतलब इसमें भी डिफेक्ट्स आते हैं। ठीक, तो ये सब कुछ रीजंस हैं जिनकी वजह से जेनेटिक डिसऑर्डर्स होते हैं, जो कि मैंने बहुत बेसिक तरीके से आपको समझा दिया। आई होप समझ में भी आ गया। अब ये जेनेटिक डिसऑर्डर्स की कैटेगरी देख लेते हैं क्या होता है।
दो टाइप्स के होते हैं, दो कैटेगरीज होती हैं। क्या क्या? एक होता है मेंडेलियन डिसऑर्डर, और एक होता है क्रोमोसोमल डिसऑर्डर। एक एक करके देखेंगे कि क्या होता है, कैसे होता है, ठीक है। तो जो सबसे पहले वाली कैटेगरी है मेंडेलियन डिसऑर्डर की, ठीक है, फर्स्ट कैटेगरी है मेंडेलियन डिसऑर्डर की। इसमें क्या होता है बेटा, तो इसमें कुछ आपको बेसिक चीजें आपको जाननी है। ये बेसिक बातें आपको पता रहेंगी तो फिर आगे जब हम आपको डिसऑर्डर्स बताएंगे तो उसमें आपको जरा सा भी मतलब इशू नहीं होगा। तो इन दोनों में डिफरेंस ये होता है, सबसे बड़ा डिफरेंस होता है बेटा कि मेंडेलियन डिसऑर्डर में सिर्फ और सिर्फ एक जीन अफेक्ट होती है, ओनली वन जीन इज अफेक्टेड इन मेंडेलियन डिसऑर्डर। और क्रोमोसोमल डिसऑर्डर में बेटा मल्टीपल जीन्स अफेक्ट होती हैं, ठीक है। तो ओनली one gene is affected, ठीक है, एक जीन अफेक्ट होती है। अब नाम से आपको दिख रहा है मेंडेलियन डिसऑर्डर, यानी कि मेंडल का जो इनहेरिटेंस पैटर्न था वो फॉलो होता है इसमें, ठीक है। ठीक, मेंडेलियन इनहेरिटेंस पैटर्न में क्या था, आपको डोमिनेंट रिसेसिव ट्रेट्स देखने मिलते थे, वैसे डोमिनेंट रिसेसिव वाला यहाँ पे भी खेल होगा, ठीक। तो ये मेंडेलियन इनहेरिटेंस पैटर्न को फॉलो करता है। इसमें दो कैटेगरी, अब जब मेंडेलियन की इनहेरिटेंस पैटर्न की बात होगी तो डोमिनेंट रिसेसिव की बात तो होगी। तो दो कैटेगरीज होती हैं बेटा इसमें। आपको पता है कि क्रोमोसोम्स दो टाइप के होते हैं, एक ऑटोसोम और एक सेक्स क्रोमोसोम, ठीक। तो डिसऑर्डर भी ऑटोसोम जो मतलब ऑटोसोमल और सेक्स लिंक्ड हो सकता है। ऑटोसोमल का मतलब, ऑटोसोमल मेंडेलियन डिसऑर्डर का मतलब एक जीन जो अफेक्ट हो रही है या म्यूटेट हो रही है वो जीन प्रेजेंट है किसी ना किसी ऑटोसोम पे। जो 22 पेयर ऑटोसोम्स होते हैं, ठीक, जो 22 पेयर ऑटोसोम्स होते हैं उन पे की अगर कोई भी जीन अफेक्ट होती है तो हम कहते हैं कि वो क्या है, ठीक है। तो हम क्या कहते हैं कि वो क्या है, वो ऑटोसोमल डिसऑर्डर है। और अगर सेक्स क्रोमोसोम यानी कि एक्स क्रोमोसोम या वाई क्रोमोसोम के ऊपर जो जीन्स हैं अगर उनमें डिफेक्ट आए तो हम कहेंगे क्या है, ये सेक्स लिंक्ड है, सेक्स लिंक्ड डिसऑर्डर है। तो ऑटोसोमल डिसऑर्डर्स और क्या है, सेक्स लिंक्ड डिसऑर्डर, ठीक। ऑटोसोमल में क्या है, जीन प्रेजेंट ओवर ऑटोसोम गेट्स अफेक्टेड, और इसमें क्या है, जीन प्रेजेंट ओवर एक्स क्रोमोसोम और वाई क्रोमोसोम
गेट्स अफेक्टेड। ठीक है, ठीक, तो ये है। अब मेंडेलियन वाला जो मेंडेलियन इनहेरिटेंस पैटर्न है वो देखेंगे, उसका मतलब डोमिनेंट और रिसेसिव डिसऑर्डर्स देखने मिलेंगे। तो दोनों की कैटेगरी में देखने मिलेंगे। डोमिनेंट, रेसिसिव, और इसमें भी डोमिनेंट और रिसेसिव। ठीक, मतलब ऑटोसोमल वाले भी डोमिनेंट रिसेसिव होंगे, सेक्स लिंक वाले भी डोमिनेंट रिसेसिव होंगे। ठीक, अब पहचानते कैसे हैं डोमिनेंट रिसेसिव को और बाकी चीजें क्या होती हैं देखते हैं। ऑटोसोमल डिसऑर्डर्स की अगर बात करें तो बेटा जो डोमिनेंट वाले होते हैं, जो डोमिनेंट वाली कैटेगरी है, ठीक है, इनको कैसे पहचानना है। तो डोमिनेंट कैटेगरी में बेटा ये अगर डोमिनेंट है तो डोमिनेंट आपको अगर मेंडेलियन जो मेंडल की आपने स्टडी देखी थी तो उसमें आपने ये देखा था कि अगर कोई कैरेक्टर डोमिनेंट है तो सिर्फ और सिर्फ उसके पास एक एलील भी अगर होगी तो वो अपीयर हो जाएगा। ठीक है, तो डोमिनेंट जो भी डोमिनेंट डिसऑर्डर्स होते हैं उनको अपीयर होने के लिए सिर्फ एक ही जीन सफिशिएंट होती है, उनको 2 कॉपी ऑफ जीन नहीं चाहिए होता। तो ओनली 1 copy of gene is sufficient for the abnormality to appear। पहली चीज तो ये एक कॉपी ऑफ जीन अगर है तो ये दिखेगा ही दिखेगा और हर जनरेशन में दिखेगा। appears in almost every generation। ये बातें बहुत बेसिक बातें हैं बेटा, अभी आपको जो पेडिग्री एनालिसिस हम बताएंगे तो ये सारी बातों का रेफरेंस आपको वहां पर मिलेगा। ठीक है, पेडिग्री एनालिसिस जो मतलब पेडिग्री एनालिसिस आपके आता है एग्जाम्स में, तो पेडिग्री एनालिसिस में यही सब बातों से आपको आप आइडेंटिफाई कर पाएंगे डिसऑर्डर्स को और बाकी सारी चीजों को, तो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर दैट। ठीक है, तो जो भी डोमिनेंट डिसऑर्डर होता है उसको अपीयर होने के लिए सिर्फ और सिर्फ जीन की एक कॉपी सफिशिएंट होती है अपीयर होने के लिए। अब क्योंकि वो डोमिनेंट है तो वो हर जनरेशन में जीन पास ऑन हो रही है, हर जनरेशन में वो डिसऑर्डर अपीयर होगा अनटिल एंड अनलेस उस जीन में कोई म्यूटेशन नहीं हो जाता। ठीक, तब तक वो डिसऑर्डर मतलब वो डिसऑर्डर जो है, सो सॉरी फॉर द नॉइज, जो डिसऑर्डर है वो जीन में डिफेक्ट होने की वजह से आया, जीन में म्यूटेशन होने की वजह से वो डिफेक्ट अपीयर हुआ जिसकी वजह से वो डिसऑर्डर हो गया। ठीक, अब जब तक वो जीन उसी तरीके से उसी फॉर्म में रहेगी तब तक वो डिसऑर्डर पास ऑन होता जाएगा जनरेशन आफ्टर जनरेशन, जब तक कि दोबारा म्यूटेशन होकर के जीन ठीक ना हो पाए। तो ये हर जनरेशन में अपीयर होता है। ठीक है, सो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट जो कि आपको पेडिग्री एनालिसिस में भी मदद करेगा, ये हर जनरेशन में अपीयर होगा। ठीक, बस यही है।
और कोई बड़ी चीज इसमें है नहीं। अगर इसके एग्जाम्पल्स की बात करें बेटा, हालांकि एनसीईआरटी में इसका एग्जाम्पल है नहीं, लेकिन फिर भी हंटिंगटन्स डिजीज, ठीक है, या मार्फन सिंड्रोम, these are the examples of autosomal dominant disorder। ठीक, अब अगर रेसेसिव की बात करें, तो आपको याद होगा कि जो भी रेसेसिव कैरेक्टर्स होते थे उनको अपीयर होने के लिए 2 कॉपी जीन्स की लगती थी, तो इन डिसऑर्डर्स को भी अपीयर होने के लिए क्या होगा, 2 कॉपीज लगेंगी। तो 2 copies of genes are required for the appearance of abnormality। ठीक है, 2 कॉपी जीन्स की लगती हैं और ये जनरेशन स्किप करता है। ठीक, इसके कंट्रास्ट टू दिस, ये क्या करता है, स्किप्स द जनरेशन, ये जनरेशन को स्किप करता है। ये नॉलेज भी आपको बहुत जरूरी है, इस चीज को आपको याद रखना है पेडिग्री एनालिसिस के लिए। ठीक है, अगर डिसऑर्डर लगातार जनरेशन आफ्टर जनरेशन अपीयर हो रहा है तो वो डोमिनेंट डिसऑर्डर है, डोमिनेंट कैटेगरी में है, और अगर वो जनरेशन स्किप कर रहा है तो वो एक रेसेसिव डिसऑर्डर है। ठीक, इसके एग्जांपल्स हैं बहुत सारे जो एनसीईआरटी में दिए हुए हैं, जैसे सिकल सेल एनीमिया, फिनाइल कीटोनुरिया, और थैलेसीमिया, और सिस्टिक फाइब्रोसिस। जिसमें से आपको पढ़ना है सिकल सेल एनीमिया, थैलेसीमिया और फिनाइल कीटोनुरिया। ठीक है, तो ऑटोसोमल डिसऑर्डर के बारे में इतना ही था कि ऑटोसोमल डोमिनेंट में क्या होता है और रिसेसिव में क्या होता है। इनको एक ही कॉपी जीन, अगर जीन की एक ही कॉपी है तो सफिशिएंट है, वो हर जनरेशन में अपीयर होगा जब तक वापस इसमें म्यूटेशन ना हो जाए, और अगर रिसेसिव है तो एटलीस्ट 2 कॉपीज लगेंगी। ठीक है, तो हर जनरेशन में अपीयर नहीं होता। ठीक, स्किप करता है। अगर बात करें सेक्स लिंक्ड डिसऑर्डर की, तो बेटा पहले इसमें 2 कैटेगरीज हैं, क्योंकि सेक्स क्रोमोसोम 2 टाइप के होते हैं, एक्स एंड वाई। ठीक, तो इसमें एक्स और वाई के नाम से पहले 2 कैटेगरीज बनेंगी। एक होगा एक्स लिंक्ड और एक होगा वाई लिंक्ड। ठीक, अब एक्स लिंक्ड में बेटा डोमिनेंट और रिसेसिव आपको देखने मिलेगा। ठीक है, एक्स लिंक्ड में आपको डोमिनेंट और रिसेसिव टाइप देखने मिलेगी, और वाई लिंक्ड में डोमिनेंट
रेसेसिव का कोई वो कॉन्सेप्ट नहीं होता, ठीक है। इसमें क्या है, नो कॉन्सेप्ट ऑफ डोमिनेंट एंड रेसेसिव। क्यों है बेटा ऐसा? क्योंकि देखो हमने देखा कि डोमिनेंट और रेसेसिव कैसे होता है। अगर एक कॉपी ऑफ जीन से अपीयर होता था, मतलब एक ही कॉपी से अपीयर हो जाता था, तो उसको हम डोमिनेंट बोलते थे। और अगर दो कॉपी लगती थी जीन की अपीयर होने के लिए तो हम उसको रेसेसिव बोलते थे, ठीक। लेकिन आपको पता होगा कि मेल में भी एक एक्स क्रोमोसोम और एक वाई क्रोमोसोम होता है, मतलब दो वाई क्रोमोसोम नहीं होता, ठीक। फीमेल में दो एक्स क्रोमोसोम होते हैं और मेल में दो एक एक्स और एक वाई होता है। मेल में कुछ ऐसा होता है, ठीक है, और फीमेल में ऐसा होता है। तो इसकी तो बात ही नहीं करनी है यहाँ पे। एक्स वाई, तो मेल में भी वाई का एक ही क्रोमोसोम प्रेजेंट है ना, ठीक। वाई क्रोमोसोम की एक ही कॉपी प्रेजेंट है, ठीक। तो उसपे जो जीन्स प्रेजेंट होंगी वो एक ही कॉपी में प्रेजेंट होंगी। मतलब वाई क्रोमोसोम पे जितनी भी जीन्स होंगी वो एक्स क्रोमोसोम पे नहीं होती हैं, ठीक। ठीक, दिस इज एक्स, दिस इज वाई। जो जीन्स एक्स क्रोमोसोम पे प्रेजेंट होती हैं बेटा वो वाई पे नहीं प्रेजेंट होती, इसीलिए तो हम इनको नॉन होमोलॉगस क्रोमोसोम बोलते हैं, ठीक है। अगर एक्स पे ए बी सी डी जीन्स प्रेजेंट है तो वाई क्रोमोसोम पे ई एफ जी जीन्स प्रेजेंट है, ठीक है। दोनों नॉन होमोलोगस हैं तो जो जीन्स ये कैरी करते हैं वो अलग अलग कैरी करते हैं। तो वाई पे अनफॉर्चुनेटली वाई की कोई कॉपी, वाई क्रोमोसोम की दो कॉपीज नहीं प्रेजेंट होती कहीं पे भी। तो सिंगल क्रोमोसोम है बेचारा और उस पर जितनी भी जीन्स होंगी सारी की सारी मैनिफेस्ट होंगी, ठीक। उनके लिए ऑप्शन ही नहीं है दो कॉपी एक कॉपी का, एक ही कॉपी होती है क्योंकि एक ही क्रोमोसोम होता है और उसी एक कॉपी ऑफ जीन की वजह से सारे कैरेक्टर्स आते हैं। तो अगर इस पे इनमें से किसी भी जीन पे अगर कोई डिफेक्ट आ जाएगा तो वो बाहर अपीयर होगा, वहां एक और दो कॉपी का सेंस ही नहीं है क्योंकि सारी की सारी जीन्स इस पे एक ही कॉपी होती ही है उनकी यूनिवर्सली, ठीक। इनमें से किसी जीन में भी अगर डिफेक्ट आया तो वो अपीयर होना ही होना है, ठीक। तो इसलिए इसमें डोमिनेंट और रिसेसिव का कॉन्सेप्ट नहीं होता है, ठीक। जो ट्रांसफर होता है डिजीज का वो कैसे होता है, फादर टू सन होता है, कैसे होता है, फादर से पापा से बेटे में जाएगा, ठीक। यही है, कुछ एग्जाम्पल्स हैं इसके, जैसे इनफर्टिलिटी, इसको कहते हैं वाई लिंक्ड, इसको बोलते हैं वाई लिंक्ड इनफर्टिलिटी, इसको बोलते हैं वाई लिंक्ड इन फर्टिलिटी, ठीक। और मतलब इसमें क्या होता है, स्पर्म प्रोडक्शन ही नहीं हो पाता, ठीक। तो इस वजह से इनफर्टिलिटी हो जाती है। दूसरा हाइपर ट्राइकोसिस, हाइपर ट्राइकोसिस में क्या होता है, कान में से बाल, बड़े बड़े बाल ऐसे निकल आते हैं, ठीक है। थोड़ा जब एज होने लगती है, लड़कों में होते हैं लड़कियों में नहीं होते, तो जब एज होने लगती है तो कान में से बाल निकलने लगते हैं लंबे लंबे, तो उसी को हाइपर ट्राइकोसिस कहते हैं। अगर फादर को है तो बेटे को होगा ही होगा, ठीक है। तो वाई लिंक डिजीज में तो इतना ही था। एक्स लिंक्ड में डोमिनेंट रिसेसिव का कॉन्सेप्ट है क्योंकि एक्स क्रोमोसोम दो होते हैं, ठीक, दो हो सकते हैं, पेयर में हो सकते हैं, तो उसको देखते हैं।
एक्स लिंक्ड डोमिनेंट है अगर, तो यहाँ पे भी लड़के लड़की में फर्क हो जाता है बेटा, ठीक है। देखते हैं अभी। एक्स लिंक्ड डोमिनेंट में वही वाली बात होगी, वन कॉपी ऑफ जीन इज sufficient for the disorder to appear, ठीक है। डिसऑर्डर को अपीयर होने के लिए एक कॉपी ऑफ जीन सफिशिएंट होती है, ठीक है। और ऑब्वियस है कि ये डोमिनेंट है तो आपको हर जनरेशन में दिखाई देगा, ठीक है, जनरेशन स्किप नहीं करेगा। तो ये भी सेम चीज, अपीयर्स इन एवरी जनरेशन, लेकिन ये क्रिस क्रॉस पैटर्न फॉलो करता है। क्रिस क्रॉस पैटर्न, देखो डोमिनेंट है तो एक कॉपी ऑफ जीन से काम हो जाएगा, ठीक है, और इसी वजह से हर जनरेशन में वो अपीयर होगा, ठीक। जब तक दोबारा से जीन म्यूटेट होकर ठीक नहीं हो जाती, एक म्यूटेशन से खराब हुई तो एक म्यूटेशन से ठीक नहीं हो जाती, तब तक वो डिसऑर्डर अपीयर होता रहेगा, ठीक है। लेकिन और हर जनरेशन में अपीयर होगा, लेकिन ये क्या होता है, क्रिस क्रॉस पैटर्न फॉलो करता है। क्रिस क्रॉस पैटर्न, ठीक है। मतलब अगर फादर को है तो फादर से डॉटर को जाएगा, ठीक है, और अगर मदर को है तो मदर से सन को जाएगा। इसको कहते हैं क्रिस क्रॉस पैटर्न। ये दो इंफॉर्मेशंस बहुत जरूरी है पेडिग्री एनालिसिस के लिए, ठीक है। पेडिग्री एनालिसिस के क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए ये दो इंफॉर्मेशन बहुत जरूरी है, ठीक है। अगर एक्स लिंक्ड की बात कर रहे हैं तो ये डोमिनेंट की अगर बात हो रही है तो हर जनरेशन में ये अपीयर होगा, क्योंकि एक ही जीन सफिशिएंट होती है। दूसरा क्रिस क्रॉस पैटर्न फॉलो करता है, मतलब फादर टू डॉटर जाता है, मदर टू सन जाता है, ठीक है। और एक्स लिंक्ड रेसेसिव की बात करें तो यहां पर लड़के लड़की में फर्क हो जाएगा, रेसेसिव की बात करें तो लड़के लड़की में फर्क हो जाएगा। क्या फर्क होगा, अगर गर्ल्स की पहले तो कुछ जनरल बातें देख लीजिए। मोर कॉमनली सीन इन मेल्स, ठीक है, गर्ल्स में रेयरली होता है, ठीक है, बहुत कम परसेंटेज होता है गर्ल्स में, लड़का लड़की में फर्क है, ठीक है। रेयर इन केस ऑफ गर्ल्स, जरा ऐसे देखते हैं इसको, अगर गर्ल है और बॉय है तो दोनों में क्या डिफरेंस है। गर्ल के पास दोनों ही एक्स क्रोमोसोम्स होंगे और बॉय के पास एक एक्स और एक वाई क्रोमोसोम होगा। गर्ल के पास दोनों ही एक्स क्रोमोसोम और बॉय के पास एक एक्स और एक वाई क्रोमोसोम होगा। तो रेसेसिव डिसऑर्डर है बेटा, तो रेसेसिव का मतलब है अगर दोनों ही एक्स के पास, ठीक, इट इज अ रेसेसिव डिसऑर्डर। तो यहां लिख देते हैं
2 नहीं, रहने दो अभी। देखो, रिसेसिव डिसऑर्डर है तो लड़का लड़की में फर्क है, अलग अलग बताते हैं, ठीक है। गर्ल्स के गर्ल्स के केस में 2 एक्स क्रोमोसोम्स हैं, ठीक। तो दोनों ही एक्स क्रोमोसोम्स पे अगर डिफेक्टेड जीन प्रेजेंट होगी, ठीक, तो ही लड़की जो होगी वो अफेक्टेड होगी, ठीक है, तो ही लड़की जो है वो डिजीज्ड होगी। अगर एक क्रोमोसोम पे अफेक्टेड जीन है तो लड़की कैरियर होगी, क्योंकि एक जीन अगर गड़बड़ाई है तो डिसऑर्डर नहीं होगा, लेकिन वो लड़की कैरियर होगी, मतलब सिम्टम्स अपीयर नहीं होंगे लेकिन उसके पास एक डिफेक्टिव जीन रहेगी। ठीक, ये डिफेक्टेड जीन है और ये क्या है, नॉर्मल जीन है। ठीक है, एक डिफेक्टेड जीन है और एक नॉर्मल जीन है, ऐसी लड़की को हम बोलेंगे कैरियर बोलेंगे, ठीक है, इसको हम कैरियर बोलेंगे। सिम्टम्स अपीयर नहीं होंगे, ठीक है, लेकिन एक डिफेक्टेड जीन इसके पास रहेगी तो अगले जनरेशन में जा सकती है, जाएगी ही, जा सकती नहीं है। नो सिम्टम्स विल अपीयर। ठीक तो है, सिम्टम्स नहीं आएंगे बेटा, ठीक, लेकिन ये जो डिफेक्टेड जीन है वो नेक्स्ट जनरेशन में जाएगी और नेक्स्ट जनरेशन को अफेक्ट करेगी। ठीक है, तो ये वाले केस में ये क्या है, कैरियर गर्ल है, ठीक है, शी इज कैरियर। और डिजीज्ड शी वॉज कैरियर फीमेल, ठीक, डिजीज्ड फीमेल में दोनों ही कॉपीज ऑफ जीन जो होंगी वो खराब होंगी, दोनों ही जीन क्या है, खराब है। बोथ द जीन्स आर डिफेक्टेड, तो ये जो लड़की होगी ये कैसी होगी, डिजीज होगी, तो इसमें क्या होंगे, सिम्टम्स आएंगे। सिम्टम्स विल अपीयर, ठीक है, जब दोनों ही कॉपीज ऑफ जीन जो होंगी वो खराब होती हैं तभी जो लड़की होती है वो डिजीज कहलाती है। अब आपको पता है कि ये जो क्रोमोसोम है दोनों एक्स, एक मैटरनल है एक पैटर्नल, एक मम्मी से आया है एक पापा से आया है, ठीक है। ठीक, एक मैटरनल है और एक पैटर्नल है, इसका मतलब कि एटलीस्ट इस केस में क्या है, ये कब होता है ये केस तब होता है जब फादर डिजीज रहा हो, ठीक है, जब फादर जो है वो डिजीज रहा हो और मदर जो है वो डिजीज हो या कैरियर हो,
ठीक है, ठीक। अगर फादर डिजीज्ड हो और मदर डिजीज्ड हो या कैरियर हो, तभी लड़की में जो है, तभी उनकी बेटी में ये चीज होगी, वरना नहीं होगी। तो ऐसा तो रेयर ही होगा ना कि दो जेनेटिक डिसऑर्डर वाले लोग शादी करें। ठीक, ठीक है। हाँ, मदर अगर कैरियर हो गई तो वो दिखता नहीं है, तो सिम्टम अपीयर नहीं होता। मतलब मदर ऐसी हुई और फादर को ऑलरेडी डिजीज रही हो, तब लड़की में आता है वो। ठीक है, तो इस ऐसे मदर अगर कैरियर होगी तो नहीं पता चलेगा, बट रेयर होता है ऐसा। तो यही रीजन है, दिस इज द रीजन कि ये जो एक्स लिंक्ड रिसेसिव डिजीज है, लड़कियों को कम होती है और लड़कों को ज्यादा होती है। ठीक है, तो कैरियर फीमेल का मतलब उसके पास एक डिफेक्टेड जीन है और एक सही जीन है, तो उसको हम कैरियर फीमेल कहेंगे। उसको सिम्टम्स नहीं आते, लेकिन उसकी अगली जनरेशन पे प्रभाव आता है। और जो डिजीज फीमेल है उसमें एक, आपको पता है कि दोनों एक्स क्रोमोसोम, एक मैटरनल होता है, एक पैटर्नल होता है, और दोनों ही जब डिफेक्टिव होंगे तभी, क्योंकि रेसेसिव डिजीज है ना, दोनों ही जब डिफेक्टिव होंगे तब ये जो परेशानी है वो लड़की में आएगी। तो इस केस में जो सिम्टम्स होंगे तभी लड़की में आएंगे, तभी लड़की को हम डिजीज बोलेंगे। इस केस में फादर डिजीज हो, मदर या तो डिजीज हो या तो एटलीस्ट कैरियर हो, तब ऐसा होता है। ठीक, और अगर मेल की बात करें बेटा, मेल की बात करें, ठीक, तो मेल तो हमेशा ही डिजीज रहेगा। क्यों ऐसा है, देखते हैं। मेल के पास एक एक्स है, एक वाई है। अब इसके पास बेटा एक ही कॉपी होती है, एक्स क्रोमोसोम की भी एक ही कॉपी होती है, वाई क्रोमोसोम की भी। ठीक, इसके पास एक एक्स एक वाई होता है, तो इसके पास दो जीन का ऑप्शन नहीं है। ठीक है, जितनी भी जीन एक्स और वाई क्रोमोसोम्स पे प्रेजेंट है, उनके पास दो जीन वाला ऑप्शन नहीं होता है। ठीक, एक ही जीन से उनको अपीयर होना पड़ता है। अब इसके पास अगर एक ही जीन है और वही डिफेक्ट हो गई, तो इसमें तो आना ही आना है, लड़के में तो आना ही आना है। एक ही जीन है एक्स पे और वो डिफेक्ट हो गई, डिफेक्टेड हो गई, तो ये तो डिजीज्ड होना ही होना है, ये डिफेक्टेड जीन है। ठीक, तो इसको एक ही कॉपी से अगर एक, मतलब लड़की के ये रेसेसिव डिसऑर्डर की हम लोग बात कर रहे हैं, लड़की के पास दो कॉपी तो रहेगी ही, क्योंकि उसके पास दो एक्स क्रोमोसोम है। तो लड़की में डिजीज तब आती है जब दोनों ही कॉपीज खराब हो जाती हैं, और लड़के में ये डिजीज, क्योंकि लड़के के पास एक ही एक्स क्रोमोसोम है, तो हर जीन की एक ही कॉपी है जो एक्स क्रोमोसोम पे प्रेजेंट है। अगर वो एक कॉपी खराब हुई तो लड़के में ये डिसऑर्डर आएगा ही आएगा। ऑल्दो इट इज रेसेसिव डिसऑर्डर, लेकिन in case of male they have only one X chromosome, so if any gene on X chromosome gets affected, then disorder will appear। क्योंकि इनके पास क्या होता है, एक ही कॉपी है एक्स क्रोमोसोम की, तो एक जीन सफिशिएंट है इनके लिए, इवन दो इट इज रेसेसिव डिसऑर्डर, लेकिन एक ही जीन इनके लिए, लड़कों के लिए काफी, क्योंकि एक ही एक्स क्रोमोसोम होता है। ठीक है, अगर एक ही जीन प्रेजेंट है, वो खराब हो गई तो दिक्कत हो जाएगी। लड़की के पास दो जीन्स प्रेजेंट है, अगर एक खराब हुई तो दूसरी उसका काम संभाल लेगी। ठीक है, तो ये होता है मेल्स का केस। ठीक, तो ये तो अलग अलग मेल फीमेल की बात हुई। जो कॉमन बातें हम कर रहे थे उसमें देखें, ये स्किप करता है जनरेशन। ठीक है, एक्स लिंक्ड रिसेसिव ट्रेट जनरेशन स्किप करता है।
पैटर्न फॉलो करता है। ठीक है, यानी कि मदर से सन को मिलेगा और फादर से डॉटर को मिलेगा। इसको कहते हैं क्रिस क्रॉस पैटर्न। ठीक ठीक है, तो ये जो इंफॉर्मेशन है ये दोनों ये बहुत जरूरी होती है पेडिग्री एनालिसिस के लिए। तो अगर आपसे पूछा जाए कि डिसऑर्डर डोमिनेंट है कि रिसेसिव है, ये आप कैसे पहचानते हैं? ठीक है, तो डोमिनेंट डिसऑर्डर बेटा हर जनरेशन में अपीयर होता है। ठीक, डोमिनेंट डिसऑर्डर हर जनरेशन में अपीयर होता है। ठीक है, और रिसेसिव डिसऑर्डर जनरेशन स्किप करता है, चाहे वो ऑटोसोमल हो चाहे वो सेक्स लिंक्ड हो। तो ये बात आपको याद रखनी है कि जो रिसेसिव डिसऑर्डर है वो जनरेशन स्किप करता है और डोमिनेंट डिसऑर्डर हर जनरेशन में अपीयर होता है। एक बात ये हो गई। अब डिसऑर्डर ऑटोसोमल है कि सेक्स लिंक्ड है, ये कैसे पहचानते हैं? तो ऑटोसोमल डिसऑर्डर, ठीक है, में कोई क्रिस क्रॉस पैटर्न नहीं देखने मिलता। वो मदर से भी डॉटर को हो सकता है, फादर से भी डॉटर को हो सकता है, मदर से सन को हो सकता है, डॉटर से सन हो। तो ऑटोसोमल डिसऑर्डर में नो क्रिस क्रॉस पैटर्न। ठीक, और सेक्स लिंक डिसऑर्डर में आपको क्रिस क्रॉस पैटर्न देखने मिलेगा। ठीक, एक्स लिंक्ड से एक्स लिंक्ड की बात हो रही है यहाँ पे, आपको क्रिस क्रॉस पैटर्न देखने मिलेगा। ज्यादातर आपसे एक्स लिंक्ड डिसऑर्डर ही पूछे जाते हैं सेक्स लिंक के केस में। ठीक, वाई लिंक्ड है, वाई लिंक्ड की बात होगी तो आपको दिखाई देगा कि वाई लिंक्ड डिसऑर्डर में तो कोई डोमिनेंट रिसेसिव का खेल होता नहीं। अगर आपको दिख रहा है कि फादर से सन में वो जाता जा रहा है, जाता जा रहा है, बस फादर से सन में ही जा रहा है थ्रूआउट जनरेशन आफ्टर जनरेशन, देन इट इज वाई लिंक्ड डिसऑर्डर। तो पेडिग्री एनालिसिस इस तरीके से किया जाता है, बहुत इजी होता है। यही कुछ चीजें आपको ये दिमाग में रखनी होती हैं। ठीक है, तो ये तो हो गए आपके मेंडेलियन डिसऑर्डर। क्रोमोसोमल डिसऑर्डर बहुत छोटा सा होता है बेटा। अच्छा, एक मिनट, कुछ एक बात और, जो मेंडेलियन डिसऑर्डर है उसमें एक जीन अफेक्ट होता है, ये तो हमने बात कर ली। जो पेडिग्री एनालिसिस की बात हम इतनी देर से कर रहे हैं, पेडिग्री एनालिसिस का यूज किया जाता है मेंडेलियन डिसऑर्डर के लिए। ठीक है, ठीक, पेडिग्री एनालिसिस का यूज किया जाता है मेंडेलियन डिसऑर्डर को डिटेक्ट करने के लिए। तो ठीक है, पेडिग्री एनालिसिस का यूज करके मेंडेलियन डिसऑर्डर को हम डिटेक्ट कर लेते हैं। ठीक, पेडिग्री एनालिसिस क्या होता है बेटा? जो मेंडल ने जो भी क्रॉसेस किए थे, उन्होंने आगे आने वाली जनरेशंस को पढ़ा था, क्रॉस करवा के, क्रॉस ब्रीडिंग करवा करके भाई बहनों में ये सब किया था उन्होंने। भाई बहनों में मतलब प्लांट की बात की तो भाई बहनों में क्रॉस करवाया जा सकता था। ठीक, लेकिन अगर ह्यूमंस की बात करें, एनिमल्स में तो फिर भी कर सकते हैं। अगर ह्यूमंस की बात करें, ह्यूमंस में अगर हमें किसी डिसऑर्डर को चेक करना है तो हम एक तरीके का एक्सपेरिमेंट, हाइब्रिडाइजेशन एक्सपेरिमेंट तो कर नहीं सकते जैसा कि हमने प्लांट में किया है कि हम भाई बहनों का क्रॉस करवा दें और फिर आगे वाली जनरेशन को स्टडी करें, ऐसा नहीं कर सकते ना। तो हम इसमें पीछे की जनरेशन को स्टडी करते हैं पेडिग्री एनालिसिस में। ठीक है, इसमें फैमिली ट्री बनाया जाता है। ठीक है, पीछे से आगे आने, मतलब अभी, मतलब पुरानी कई जनरेशन से लेकर के अभी आने वाली जनरेशन तक का पूरा ट्री बनाया जाता है। ठीक, पीछे से अभी इस जनरेशन तक। ठीक, और उसमें फिर उस ट्रेड को, वो ट्रेड कैसे कैसे गया, किसमें पीर हुआ, किसमें नहीं हुआ, इसी को हम एनालाइज करते हैं, जिसको हम कहते हैं पेडिग्री एनालिसिस। ठीक, पेडिग्री का मतलब फैमिली ट्री।
ठीक। और जब हम फैमिली ट्री को एनालाइज करते हैं, ठीक है, बीती हुई जब हम फैमिली ट्री को एनालाइज करते हैं पुरानी कई जनरेशन पीछे से लेके अभी तक, उसी को हम कहते हैं पेडिग्री एनालिसिस। ठीक। मेंडेलियन डिसऑर्डर को पढ़ने के लिए उसको बनाया गया है, क्योंकि हम आगे क्रॉसिंग करके भाई बहनों का करवा के रिप्रोडक्शन आगे का नहीं देख सकते, तो हम पीछे से अभी तक का देखते हैं। ठीक। कैन बी डिटेक्टेड यूजिंग पेडिग्री एनालिसिस। ठीक। तो ये था, दिस वाज ऑल अबाउट मेंडेलियन डिसऑर्डर। अब अगर हम बात करें क्रोमोसोमल डिसऑर्डर की, तो क्या डिफरेंस है? तो वही मैंने बोला कि मेंडेलियन डिसऑर्डर में एक जीन अफेक्ट होती है जिसकी वजह से सब कुछ होता है, सारा डिसऑर्डर होता है। लेकिन क्रोमोसोमल डिसऑर्डर में बेटा मल्टीपल जीन्स आर अफेक्टेड, ज्यादा खतरनाक है। मल्टीपल जीन्स क्या होती हैं? अफेक्ट होती हैं इससे। ठीक है। होता कैसे है? होता कैसे है इसका अगर हम कॉज देखें तो बताया मैंने कि अगर मियोसिस के टाइम में कोई एरर आ जाए, ठीक है, जिसकी वजह से क्या हो, क्रोमोसोम का नंबर ही चेंज हो जाए, ठीक है, जैसे 46 होता है नॉर्मल, ठीक, ये नॉर्मल है, 47 हो जाए यानी कि एक किसी क्रोमोसोम एक कहीं पे गड़बड़ी हुई है, ठीक, 47 हो जाए या 45 हो जाए या क्या हुआ, एक क्रोमोसोम डिलीट हुआ है, तो यहां पर जो डिसऑर्डर होगा उसको हम क्या बोलेंगे? क्रोमोसोमल डिसऑर्डर। या फिर चेंज इन स्ट्रक्चर ऑफ क्रोमोसोम। ठीक है। अब जो क्रोमोसोम के स्ट्रक्चर में बेटा जो बदलाव है, क्रोमोसोम के स्ट्रक्चर में जो बदलाव है ये म्यूटेशन से होता है। ठीक है। म्यूटेशन से आपकी एक जीन भी अफेक्ट हो सकती है, सिंगल जीन भी अफेक्ट हो सकती है, म्यूटेशन से मल्टीपल जीन्स भी अफेक्ट हो सकती हैं। तो जब सिंगल जीन म्यूटेशन से अफेक्ट होती है तो मेंडेलियन वाला होता है, और जब मल्टीपल जीन्स म्यूटेशन से अफेक्ट होती हैं तो ये वाला होता है, क्रोमोसोमल वाला। ठीक। तो क्रोमोसोम का स्ट्रक्चर ही बदल गया। ठीक। ठीक। अब एडिशन डिलीशन ये सब म्यूटेशन में हम पढ़ेंगे मॉलिक्यूलर बेसिस में, वहां पर हम इस चीज का रेफरेंस आपको देंगे। ठीक। मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस में जब म्यूटेशन पढ़ेंगे तो इसको हम एक बार वहां पर रिकॉल करेंगे। ठीक। तो क्रोमोसोम के स्ट्रक्चर में बदलाव आ गया, तो ये बदलाव म्यूटेशन से हो सकता है। अभी सिर्फ म्यूटेशन लिख रहे हैं यहाँ पे, एक ताकि आपको समझ में आए क्या बोल रहे हैं। चेंज इन स्ट्रक्चर ऑफ क्रोमोसोम ड्यू टू म्यूटेशन या फिर रीअरेंजमेंट, ये ट्रांसलोकेशन जो भी हमने पढ़ा था कि क्रोमोसोम का एक पोर्शन टूट के कहीं और जाके जुड़ जाए, तो वो रीअरेंजमेंट के अंतर्गत ही आता है। तो ये सारी चीजों से क्या होते हैं? क्रोमोसोमल डिसऑर्डर्स होते हैं। ठीक है। और मल्टीपल जीन्स अफेक्ट होती हैं, कॉजेज इसके ये रहे। पेडिग्री एनालिसिस से इसको हम डिटेक्ट नहीं कर सकते। पेडिग्री एनालिसिस इसको डिटेक्ट नहीं किया जा सकता, तो पेडिग्री चार्ट इसके लिए नहीं होता। ठीक। इसके लिए जेनेटिक
टेस्ट करने होते हैं तब पता चलता है, ठीक। एग्जाम्पल्स इसके 3 एग्जाम्पल्स हैं बेटा, 3 एग्जाम्पल्स है, इधर लिख दो एग्जाम्पल्स। डाउन सिंड्रोम आपने पढ़ा होगा, या नहीं पढ़ोगे तो मैं पढ़ाऊंगी। और लाइनफेल्टर सिंड्रोम और टर्नर सिंड्रोम, ठीक है। ये 3 एग्जांपल्स हैं इसके, डाउन सिंड्रोम, लाइनफेल्टर सिंड्रोम और टर्नर सिंड्रोम। ये आपको एनसीईआरटी में आपके दिया, आपको पढ़ना है, तो ये 3 क्रोमोसोमल डिसऑर्डर्स आपको पढ़ने हैं। ये था आपका जेनेटिक डिसऑर्डर का पूरा इंट्रो, सारे बेसिक कॉन्सेप्ट्स। और ये बहुत माइन्यूट चीजें हैं बेटा, अगर इनको आप दिमाग में रखेंगे तो आपको डिसऑर्डर्स लर्न करने में बिल्कुल भी प्रॉब्लम नहीं होगी, क्योंकि ये जो चीजें मैंने बताई हैं इनसे क्वेश्चंस आते हैं, बहुत बेसिक चीजें हैं, ठीक। तो अगर आपको अच्छा लगा, सारा कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ, तो डू लाइक द वीडियो, ठीक है, और इसको शेयर कीजिए अपने फ्रेंड्स के साथ, एंड अपना फीडबैक कमेंट सेक्शन में दीजिए। आपको अच्छा लगा तो भी दीजिए, नहीं अच्छा लगा, क्या चेंजेस चाहिए आपको, क्या इम्प्रूवमेंट चाहिए, प्लीज़ उसको फीडबैक में ज़रूर लिखिए। और डू सब्सक्राइब माई चैनल बिकॉज सब्सक्राइबर्स आर वेरी लेस, सो आई वॉन्ट यू टू शेयर इट and subscribe more and more if you are liking my content. Thank you.